दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त विनय कौशल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि एक जैसे डिग्री होने के बावजूद भी एक शिक्षक के पास ढेर सारे स्टूडेंट होते हैं, जबकि एक शिक्षक के पास कोई आना पसंद नहीं करता है। सेल्स में भी आपने देखा कि सेम कंपनी, सेम उनके सिखाने वाले के बाद भी एक व्यक्ति रिकॉर्ड तोड़ सेल्स करता है, जबकि दूसरा कुछ कर नहीं पाता है। एक गुरु जिनके पास बहुत सारे लोग सुनने के लिए उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, लाइन पे लग खड़े होते रहते हैं, जबकि एक गुरु को कोई सुनना नहीं चाहता। एक ही कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद ढेर सारे एमबीए डिग्रीधारी लोग, कुछ लोग बड़े से बड़े पोस्ट अचीव कर लेते हैं नौकरी में, जबकि एक व्यक्ति इंटरव्यू नहीं निकाल पाता है और वो इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी उनको मनचाहा नौकरी नहीं मिल पाता है। क्यों ऐसा क्या होता है? दोस्तों, अंतर कुछ नहीं है। डेल कार्नेगी जी बोलते हैं कि सफल और असफल व्यक्ति के बीच में बारीक सी अंतर होती है, और वो है प्रभावी बोलने की कला। प्रभावी बोलने की कला अगर हम विकसित कर लें तो लोगों के दिल में राज कर सकते हैं, समाज में अच्छा प्रतिष्ठित हो सकते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। हम जिस शहर में, जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, वहां पर हम नाम बना सकते हैं, सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। खुशखबरी की बात है कि इस प्रभावी बोलने की कला को सीखा जा सकता है। आइए चर्चा करते हैं, जानते हैं प्रभावी बोलने की कला हम कैसे विकसित करके बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का फायदा लेकर के हम कैसे अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी सफलता हम कैसे अर्जित कर सकते हैं। सबसे पहला, मंच का तनाव निकाल फेंकिए। मंच का तनाव, खास बातें हमको ध्यान देने योग्य है जो हमको जानना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि श्रोता जो होते हैं आपको सफल होते हुए देखना चाहते हैं। अधिकतर लोगों के साथ समस्या क्या होती है, उनको लगता है स्टेज में आते ही कि जो श्रोता है, जो ऑडियंस है, मेरी कमियों को तो नहीं देख रहे हैं कि मेरे पैर कहाँ पे है, कहीं मेरा शर्टिंग तो नहीं निकला हुआ है, कहीं और कुछ तो नहीं है। दोस्तों यकीन मानिए, जो श्रोता आपके सामने बैठे हुए हैं ऑफ स्टेज, वो हर व्यक्ति आपको देख सफल होते हुए देखना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो दिमाग से ये डर निकाल दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। दूसरा चीजें, आपकी तैयारी कितनी है सिर्फ आपको पता है, सामने वालों को पता नहीं है। इसलिए कभी भी डरिए मत, बीच में भूल जाइए, कोई बात भूल जाते हैं तो घबराइए मत। आपको भूल जाने का अधिकार है, आपको डरने का अधिकार है, आपको पसीने से लथपथ होने का अधिकार है। एक बात फिर से मैं बोलना चाहूंगा, आपकी तैयारी कितनी है ये सिर्फ आपको पता है, सामने वालों को पता नहीं है। इसीलिए टेंशन मत लीजिए। क्या आप किसी ऐसे वक्ता को जानते हैं जो कभी सफल नहीं हुआ है? दोस्तों, जब मैं पहली बार स्टेज में आया था तो मैं अपना नाम भूल गया था, और ऐसे आपके साथ भी होता होगा। जो व्यक्ति कभी जीवन में असफल नहीं होता, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। अब्राहम लिंकन के बारे में आप जानते होंगे। अब्राहम लिंकन जी लगभग 10 से 15 साल तक लगातार अलग अलग चुनाव में लड़े, हारे, लेकिन फाइनली उन्होंने हार नहीं माना, लगातार लगे रहे, तो एक समय ऐसे भी आया कि वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गए। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। बोला जाता है एक अच्छा स्पीकर वही होता है जो एक अच्छा रीडर होता है, एक अच्छा लिसनर होता है। हम जब भी स्टेज में आते हैं, अपने मन से ये ख्याल फेंक दीजिए निकाल करके कि आप वहां पे फेल होने वाले हैं, लोग आप पे हंसने वाले हैं। क्योंकि फिर से बोलूंगा कि आपकी कितनी तैयारी है बिल्कुल भी लोग नहीं जानते, ये सिर्फ आपको पता है। तो असफल होने से घबराइए मत। जो जीवन भर पाएंगे वह महत्वपूर्ण है, या जो पल भर खोएंगे वो। इसलिए हौसला दिखाइए, स्टेज पे आइए, आगे बढ़िए। सोचिए, यदि आपके अंदर विचार और आपके उत्पाद बेचने की असाधारण क्षमता आ जाए, आपकी बातें किसी का दिल जीत सके, ऐसी प्रभावी बोलने की कला अगर आपके पास विकसित हो जाए, तो आपका बैंक बैलेंस कहां होगा। हमें आज विचारने की जरूरत है कि जो पल भर का हमारे अंदर जो डर है, उसको जीत लेने से हमारा बैंक बैलेंस, हमारी लोकप्रियता कितना बड़ा हो जाएगा, या फिर हम उस हार के डर से कभी स्टेज में न जाएं, वो महत्वपूर्ण है। अधिकतर बार जब हम माइक के सामने होते हैं
जब हम माइक के सामने होते हैं, हम बड़े बड़े वक्ता जैसे बर्ताव करना चालू कर देते हैं, अनायासी वास्तविकता भूल करके नकली हो जाते हैं। दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम लोग स्टेज में जाते हैं तो हम जिस लेवल पे, जिस पोजीशन पे, जिस अचीवमेंट पे भी नहीं होते, लोगों को वह करने के लिए प्रेरित करना चालू कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना चालू कर देते हैं, बड़े बड़े आदर्श स्थापित करना चालू कर देते हैं। दोस्तों आप जिस प्रकार से घर में रहते हैं, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के साथ जैसा रहते हैं, वैसे ही स्टेज में स्वाभाविक ही बात करना है। अपनी असलियत को नहीं भूलना है। आप जो हो वही प्रेजेंट करना है वहां पे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब आप अपने आप के बारे में आप समझाना चालू कर देंगे, बताना बोलना चालू कर देंगे, यकीन मानिए पब्लिक है, सब जानती है, क्योंकि वहां पे एक आर्टिफिशियलपन झलकना चालू हो जाता है, नकली लगना चालू हो जाएगा। तो इस बात को हमको खास ध्यान रखना है। अगली बात, माइक और मंच का डर। आमतौर पर हम दूसरों से बातचीत करते हैं तो स्वाभाविक होते हैं, परंतु मंच पर आते ही घबराहट होती है। उसके पीछे कारण है सबसे बड़ा कि हम मंच पे आने से पहले ही पूरा धारणा बना लेते हैं मन में कि लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, अगर मैं नहीं बोल पाया या मैं कुछ भूल गया तो लोग मेरे बारे में गलत गलत राय बनाना चालू कर देंगे, मेरा हंसी उड़ाएंगे। दोस्तों ये तमाम बातें आप भूल जाइए। जब भी आप स्टेज में आते हैं, जब भी आपको 10 लोग 50 लोग के सामने जब बोलना है, तो स्टेज में आने से पहले 3 गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, छोड़िए, रिलैक्स होइए और 1 मिनट आंख बंद करके विजुलाइज कीजिए कि बहुत सारे जो लोग वहां पे बैठे ऑडियंस है, ताली बजा रहे हैं, आपकी सफलता पे खुश हो रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं। इस विजुलाइजेशन, इस सोच, इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जब आप स्टेज में जाएंगे, सच बताइए माइक और मंच का डर रहेगा? नहीं दोस्तों, इस टेक्निक का उपयोग करके आप माइक और मंच का डर को दूर कर सकते हैं। और देखिए शुरुआती दौर पे सभी ऐसा सभी के साथ होता है। क्या? सबसे पहला धड़कन बढ़ जाना। मैं भी जब पहले स्टेज में आता था, मेरी भी धड़कनें बढ़ जाती थी, ये आपके साथ भी होगा। घुटने कांपना, आवाज कांपना, पसीना निकलना, आंखों के सामने धुंधलापन आना, मुंह का सूखना, शब्दों की कमी, दिमाग काम न करना, हकलाना, चेहरे पर डर का भाव। दोस्तों यकीन मानिए ये आम बात है। जब मैं भी पहली बार स्टेज में आया था तो मेरे साथ भी सब कुछ होता था। मैं जैसे पहले बता चुका हूं कि जब पहली बार मैं स्टेज में आया था तो मैं तो अपना नाम भूल गया था। माइक और मंच का डर को निकाल फेंकिए। आम बात है, आपके साथ अगर चीज हो रहा है तो बधाई हो, आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे वक्ता के 7 जबरदस्त क्वालिटी। इसमें सबसे पहला है वक्ता स्मूटिंग होता है। स्पीकर, वक्ता को इंग्लिश में स्पीकर कहा जाता है और उसी के फुल फॉर्म से ये बनाया गया है। तो वक्ता के 7 गुण। सबसे पहला वक्ता स्पीकर्स, एस गोज टू स्टिमुलेटिंग, उत्तेजना पैदा करने वाला। जब भी हम लोग स्टेज में बातें करें, जब भी हम कुछ भी अपनी प्रेजेंटेशन वहां पर रखें, तो हमेशा क्या करना चाहिए? लोगों के दिलो दिमाग में आपकी बातें छाप छोड़े, ऐसा उत्तेजना पैदा करना चाहिए हमको। दूसरा, पी से है आपका पॉजिटिव, सकारात्मक होना चाहिए। हमें स्टेज में कभी भी नकारात्मक बातों से अपनी बातों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव बोला जाता है, 1 कप चाय की चुस्की से स्टार्ट करना चाहिए। मतलब बेहतरीन बातों से, सकारात्मक होना चाहिए प्रेजेंटर को, वक्ता को। ई से है आपका इफेक्टिव, मतलब प्रभावी। आपके बोलने की कला प्रभावशाली होनी चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम स्टेज में जा करके एक ही लय में बात करना चालू कर देते हैं, जैसे हम वहां पे कुछ पढ़ रहे हैं। दोस्तों आपकी बातों की मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी बातों में पॉज होना चाहिए, आपको बातों में किक होनी चाहिए, और ये सब अगर आपकी बातों में होगा, आपकी बातें प्रभावी हो जाएगा। पॉज जो होता है, रुक करके अपनी बातों को प्रभावशाली बनाना, ये बहुत बड़ी कला है। इसके माध्यम से आप लोगों के दिल तक पहुंचते हैं। ए से एमफुल, कभी भी लक्ष्य, जिस चीज के लिए आप वहां पे स्पीच देने जा रहे हैं, लक्ष्य से कभी मत भटकिए, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। ऐसे बहुत सारे वक्ताओं को जानता हूं जो स्टेज में आने के बाद जिस चीज के लिए उनको बुलाया गया है, जिस चीज के लिए वो आए हैं,
उसको भूल करके भावनाओं में बह जाते हैं और इधर उधर की बातें करना चालू कर देते हैं। ए से एमफुल, दोस्तों लक्ष्यवान होना बहुत जरूरी है। अगला ए के बाद है के से है आपका नॉलेज। वक्ता को जो जिस विषय पे वो वक्तव्य देने जा रहे हैं उसकी संपूर्ण ज्ञान होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। ई से है इंटरटेनिंग, रोचक मनोरंजक भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग स्पीच के दौरान सिर्फ एक एक ही बातों में मॉड्यूलेशन नहीं है, पॉज नहीं है, एक ही लय में बात कर रहे हैं। उससे होता क्या है कि वक्ता की बातों से श्रोताओं को नींद आना चालू हो जाता है। इसलिए अपनी बातों में बीच में कुछ हंसी मजाक जोड़िए, कुछ हंसी मजाक जो चुटकुले भी अगर आप बीच में बोल रहे हैं, कुछ प्रसंग आप बोल रहे हैं, तो आपका उस स्पीच से जो आप बोलने जा रहे हैं उससे कनेक्टेड होना चाहिए। ई से इंटरटेनिंग, रोचक मनोरंजक। उसके बाद है आपका आर से रेशनल, मतलब विवेकशील और तर्कशील भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों होता क्या है, आप अपनी बातें तो रख रहे हैं बखूबी, लेकिन आपकी बातों में अगर तर्क नहीं होगा, लॉजिक नहीं होगा कि आप उस बात को क्यों रख रहे हैं, सो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो बात कर रहे हैं वो विवेकपूर्ण होना चाहिए। बहुत सारे लोग के साथ दिक्कत ये होता है कि वो क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उस पर उनका कमांड नहीं होता है। दोस्तों वो बातें मत बोलिए, किसी के धर्म से जुड़ी बातें, किसी जाति से जुड़ी, किसी संप्रदाय से जुड़े, किसी गुरु से, किसी ऐसे लोगों की बातें वहां पे मत कीजिए जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। सो ये वक्ता के 7 गुण हैं, जिसमें सबसे पहला स्टिमुलेटिंग, उत्तेजक पैदा करने वाला होना चाहिए। पी से पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक। ई से इफेक्टिव, प्रभावी होना चाहिए। ए से एमफुल, लक्ष्यवान। के से नॉलेजफुल, नॉलेजेबल होना चाहिए। और ई से इंटरटेनिंग, मनोरंजक होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों स्पीकर का जो आखिरी फुल फॉर्म है वो है आर, रैशनल, मतलब विवेकशील, तर्कपूर्ण होना चाहिए। जो बातें करे वो लॉजिक में होना चाहिए। तो ये हो वक्ता के 7 गुण। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो समझे जाने वाला लैंग्वेज है वो है बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों बहुत अच्छी बात कही जाती है कि हमारा जो वर्ड्स होता है वो सिर्फ 7% का रोल अदा करता है आपकी बातों को प्रभावशाली बनाने में, वक्ताओं तक बखूबी उसको पहुंचाने में। बाकी का जो होता है वो है आपका वाइड मॉड्यूलेशन, और बॉडी लैंग्वेज आपका होता है 58% का। 58% जिसको क्रेडिट जाता है, जिसको आपका वैल्यू जाता है, जो आपके बातों को प्रभावशाली बनाता है, वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, जब आप स्टेज में होते हैं तो आपको कुछ बातों को खास ध्यान देना है। वो है कि कभी भी माइक दोनों हाथ से न पकड़े, बहुत ही अटपटा लगता है। कोशिश करें ज्यादा टाइम लेफ्ट हैंड से अगर आप पकड़ते हैं तो राइट हैंड से जब आप इशारा करते हैं अपनी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए, आप कुछ एक्ट करते हैं, वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। दूसरा है माइक ज्यादा मुंह के करीब न रखें और दूर भी न रखें। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा माइक को करीब से रखते हैं तो माइक से ज्यादा आवाज का भद्दापन, आवाज की क्लैरिटी नहीं आ पाती है। दूर रखने से जिस साउंड के साथ लोगों को आपकी बातें पहुंचनी चाहिए उस आवाज के साथ पहुंचता नहीं है। बहुत सारे लोगों का बहुत दूर में रख करके बात करने की आदत होती है। तो दोस्तों अगर हम लोग माइक को एक सही लेवल पे रख पाए तो निश्चित रूप से हमारी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छा आएगा। श्रोताओं को सारी बातें जो आप बोलना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो सही पहुंचेगा। अगला जो चीजें हैं, स्टेज में जब हम लोग होते हैं तो बहुत ज्यादा चहलकदमी हमको नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि बहुत ज्यादा आप चलते फिरते हैं तो ऑडियंस जो होते हैं उनका सिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घूमता है, जिससे एक समय के बाद वो थक जाते हैं और थकने के बाद उनको नींद आता है। आपके बातों से प्रभाव उनकी नजरों से खत्म होना चालू हो जाता है। इसलिए खास ख्याल रखिए कि बीच में कोशिश कीजिए आराम आराम से मूवमेंट करें और अधिकतर टाइम बीच मंच पे खड़े होकर के अगर आप बात कर पाए आपका ज्यादा प्रभावशाली होगा आपके वक्तव्य में। अगला जो पॉइंट्स है वो है आई कांटेक्ट, जितना ज्यादा उतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। बोला जाता है कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है या जो व्यक्ति बगैर तैयारी के बात करता है दोस्तों वह आंख चुराता है। मैंने कहीं पे इसको पढ़ा था। स्टेज में अगर आप लोगों से आई कांटेक्ट करके बात करेंगे तो लोग
आपके आई कांटेक्ट के दौरान आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। जो आप बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो सही उनके दिल तक जाएगा, उनके दिमाग तक जाएगा। इसलिए आई कांटेक्ट करके बात करेंगे तो आपकी बातों में प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। सर झुका करके या बहुत सर उठा करके बात न करें। दोस्तों, अगर आप सर उठा करके बात करते हैं, होता क्या है कि लोगों को सही आई कांटेक्ट नहीं पाता। सर झुका के बात करने से होता क्या है कि आपका नर्वसनेस दिखता है, आपकी तैयारी की कमी झलकता है, आपकी कमजोरी झलकता है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, ये झलकता है। इस कारण आई कांटेक्ट बात करके बात कीजिए। अगर आप नए हैं, आपको स्टेज में लोगों से आई कांटेक्ट करने में डर लगता है या आपको हेजिटेशन होता है, तो आप उनके सिर के बाल को देख सकते हैं। सिर के बाल को देखने से होगा यूं कि आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा, सामने वाले को पता नहीं चलता कि आप उनके आई कांटेक्ट कर रहे हैं या सिर को देख रहे हैं। और धीरे धीरे दोस्तों एक समय ऐसे आएगा कि आपकी हैबिट में आ जाएगा, आप आई कांटेक्ट करके ही बात करेंगे और बगैर आई कांटेक्ट करे बात करने से आपको मजा ही नहीं आएगा। अगला बात, जब भी आप अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, टेस्टिमनी दे रहे हैं, ट्रेनिंग के दौरान, सेमिनार के दौरान अगर आपको किसी चीज के लिए बुलाया जाता है बीच में, तो आप खड़े होकर के नोट पे पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए जिस चीज के लिए आपको बुलाया गया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी बातें, इधर उधर की बातें कुछ समझाना बताना चालू कर देते हैं, जिससे स्पीकर जो पहले से उपलब्ध है, वहां पे मौजूद है, उनका प्रभाव कम होता है। लंबा टाइम तक आप स्टेज में रहते हैं और आप लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो आपका भी प्रभाव वहां पे कम हो जाता है। इस कारण खास ख्याल रखने की जरूरत है कि हमको बीच में रह करके बातें करना है, ज्यादा टहलना नहीं है वहां पे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर जब हम लोग ट्रेनिंग है, सेमिनार है, ऐसे कुछ इवेंट्स में हैं, आभार व्यक्त करने का अधिकार उनको होता है जो या तो उनसे बराबर वाले होते हैं या फिर जो उनसे बड़े होते हैं। अगर आपने किन्हीं को बुलाया है, किन्हीं स्पीकर को इनवाइट किया है, तो आप उनका आभार व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार मैंने देखा है कि जो बहुत ही जूनियर पार्टनर्स होते हैं, वही जो टॉप के स्पीकर्स हैं, ट्रेनर हैं, प्रेजेंटर हैं, उनका आभार व्यक्त करना चालू कर देते हैं, जबकि उनसे ऊपर बहुत सारे और भी सीनियर्स होते हैं। तो कोशिश करें, आभार व्यक्त करने का एक तरीका है कि या तो बराबर के जो लेवल पे हैं या फिर जो उनसे ऊपर ऊंचे लेवल के हैं, वो आभार व्यक्त करेंगे तो वो ज्यादा प्रभावी होगा। साथ ही साथ लास्ट में जब ट्रेनिंग होती है, सेमिनार्स होते हैं, टेस्टिमनी दिया जाता है, उस समय बहुत सारे लोग यहाँ पे एक मेजर गलती करते हैं। जो श्रोता है, जो समझदार श्रोता होते हैं, जो पढ़े लिखे, जो ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं या जो इनके बारे में जानते हैं, वो समझ जाते हैं कि तैयारी आपके द्वारा अच्छे से नहीं हुई है। इसलिए धन्यवाद, स्वागत, सम्मान शब्द का उपयोग सही जाने। स्टेज में अगर आपने जो श्रोता है उसका धन्यवाद दिया, उनको धन्यवाद दिए, तो आज बहुत अच्छा कम समय में बेहतरीन जानकारी देने के लिए जो स्पीकर हमारे आए थे, जो सीनियर्स हमारे आए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं आभार व्यक्त करता हूं। जब वो आते हैं स्टेज में, अगर उनको बुके देना है तो उनके स्वागत के लिए मैं कुछ लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा। ये वर्ड होता है जिससे स्वागत आप कर रहे हैं, वो सबको सही मायने में झलकता है। तीसरा चीज है, अगर आप उस स्पीकर के माध्यम से, उस ट्रेनर प्रेजेंटर के माध्यम से आप किसी को या तो कुछ सम्मान करवाना चाहते हैं, तो बुके दिलवाना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि मिस्टर एक्स के को सम्मानित करने के लिए हमारे सीनियर, हमारे ट्रेनर, हमारे प्रेजेंटर आए और मिस्टर एक्स को बुके के माध्यम से, मेडल के माध्यम से, अमुक चीजों से सम्मानित करें। अगर इस वर्ड का उपयोग करते हैं तो प्रभावी तरीके से आप जो सामने वाले को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वहां पे बैठे ऑडियंस को, वो सही मायने में जाएगा। दोस्तों, छोटी छोटी बातें अगर हम लोग जान लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज हो गया या फिर प्रभावी बोलने की कला, कि कब हमें क्या बोलना है, कैसे हमें बातचीत के दौरान अपनी बातों को रखने के लिए कैसे हैंड पोस्चर, हैंड का एक्टिंग, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे बॉडी का पोस्चर, हमारा कॉन्फिडेंस, चेहरे का एक्सप्रेशन, ये सारा कुछ अगर हम सही वे पे कर पाए तो निश्चित रूप से उतने ही मेहनत पे आप बहुत ज्यादा रिजल्ट गेन कर पाएंगे, लोगों के दिल में राज करेंगे, लोकप्रिय होंगे, देश में, समाज में आपका नाम होगा। दोस्तों, मुझे पता है बहुत सारे लोग ये चीजें ऑलरेडी जानते थे, करते आए थे,
लेकिन कुछ चीजें अगर हमसे जाने जाने गलतियां होती रहोगी, इसको सुधारने के बाद आपकी बातों पे, आपके रिप्रेजेंटेशन में 4 चांद लगने वाला है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो अगर आज आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों।